बात नेपाल में तख्ता पलट की करते हैं। तो सबसे पहले बात नेपाल की ही करेंगे, क्योंकि कल से नेपाल के हालात की चर्चा भारत के हर शहर और हर घर में हो रही है। जेनजी विद्रोह के दूसरे दिन नेपाल से कई बड़े अपडेट और हिंसा के वीडियोस सामने आए हैं, लेकिन शुरुआत एक संयोग वाली तस्वीर के साथ करते हैं। आपको बता दें, पहली तस्वीर जुलाई 2024 की है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन का दौरा किया। दौरे के बाद बांग्लादेश पे तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी तस्वीर हाल ही में चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ बैठक की है। केपी शर्मा ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। अब ओली को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ओली को काठमांडू छोड़कर सेना के हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर जाना पड़ा है। यानी भारत के पड़ोस में एक और देश के अंदर सत्ता का तख्ता पलट हो चुका है। ओली सरकार गिरने के बाद नेपाल में किसका शासन होगा, अब ये संकट गहरा गया है। लेकिन आपके लिए नेपाल विद्रोह के दूसरे दिन से जुड़े बड़े अपडेट्स के बारे में जानना जरूरी है। नेपाल में जेनजी विद्रोह के दूसरे दिन सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। नेपाल में जारी प्रदर्शनों में 24 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया है। नेपाल में सेना ने नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग की जा रही है। नेपाल में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में आगजनी की गई है। नेपाल में कई मंत्रियों के घरों को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का ऑर्डर देने वाले डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी की हत्या की खबर भी सामने आ रही है। इसके साथ ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के घर पर हमला किया गया है। देउबा के साथ मारपीट की गई और प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनकी पत्नी को भी पीटा। पूर्व पीएम देउबा की पत्नी मौजूदा वक्त में नेपाल की विदेश मंत्री थी। इसके अलावा वित्त मंत्री समेत कई मंत्रियों को बेरहमी से पीटा गया है। अब आपको आज सुबह प्रदर्शन शुरू होने के बाद से पीएम ओली का इस्तीफा होने तक जेनजी क्रांति की वीडियो टाइमलाइन दिखाते हैं। जेनजी विद्रोह के पहले दिन की ज्वाला देखकर ओली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन हटा दिया। हालांकि ओली सरकार के इस फैसले के बाद भी क्रांति की आग नहीं बुझी। 9 सितंबर की सुबह से काठमांडू में नेपाली संसद के आसपास युवा प्रदर्शनकारी एक बार फिर जमा होना शुरू हुए। प्रदर्शनकारियों को संसद में घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। कई जगहों पर सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। इस तरफ पुलिस है, उधर से पत्थर आ रहा है और इधर आगजनी के बाद उधर लोग तैयार हो रहे हैं। चार दीवारी के साथ साथ अंदर सेना और पुलिस है और बाहर जनता है। और ये सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको काठमांडू की उन सड़कों से दिखा रहा है जहां पर पुलिस और जनता के बीच में संघर्ष चल रहा है।
धीरे धीरे काठमांडू के अलावा नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़कों पर बढ़ना शुरू हो गई। कुछ ही घंटों के भीतर बेकाबू भीड़ ने नेपाल के मंत्रियों के घरों पर धावा बोल दिया। सुबह करीब 11:05 पर एक के बाद एक विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री के घरों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ मंत्रियों के घरों में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद नेपाल में हालात सुरक्षा बलों के हाथ से निकलते चले गए। नेपाली सरकार के मंत्रियों के बीच इस्तीफा देने की भगदड़ मच गई। सुबह 11:30 बजे तक कई मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया। अब एक बार फिर से नेपाल में चारों तरफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। दोपहर 12:05 पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ राष्ट्रपति के निजी आवास में घुस गई और अंदर जमकर तोड़फोड़ की। जगह जगह कंटीली तारें लगाकर सेना के जवानों को तैनात किया गया है। भीड़ गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस भी जाती है, तो किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर उसे घुसने से रोकना है कि यहां पर फायरिंग की भी नौबत आ जाए। जिस तरह से पुलिस डटी हुई है और उसने भीड़ को गेट से खदेड़ा है। नेपाल में चारों तरफ क्रांति के शोले धधक उठे। दोपहर 12:45 पर काठमांडू के होटलों में आगजनी शुरू हो गई। हिल्टन होटल में प्रदर्शनकारियों की भीड़ घुस गई और होटल को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों के शोरूम में भी आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार संसद में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। हालांकि संसद के चारों तरफ सेना का घेरा था, लेकिन दोपहर 1:05 पर प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए संसद में दाखिल हो गए। संसद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कब्जा कर लिया। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। 21-22 अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है। संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। हालात को देखते हुए नेपाली पुलिस ने कई मंत्रियों को सुरक्षा देने से मना कर दिया। सेना ने भी पीएम ओली से पद छोड़ने के लिए कहा। आखिरकार चारों तरफ से बढ़ते दबाव और विद्रोह की चिंगारी देखकर दोपहर 2:15 पर पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से केपी शर्मा ओली को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोपहर 2:45 पर केपी ओली के आवास में बेकाबू भीड़ ने धावा बोलकर आग लगा दी। ओली के घर में आगजनी का जो वीडियो सामने आया, उसमें प्रदर्शनकारी घर के सामान को जलाते और तोड़फोड़ करते दिखे। फिलहाल ओली के इस्तीफे के बाद भी नेपाल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा छोड़कर बातचीत की अपील की है। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों की बड़ी मांगे क्या हैं। इनमें से कौन सी मांगे पूरी हो चुकी है और कौन सी पूरी होना बाकी है। तो पहली मांग यही थी कि सोशल मीडिया से बैन को हटाया जाए, जो कई घंटे पहले ही पूरी हो गई। दूसरी मांग थी कि केपी ओली पीएम का पद छोड़ें। युवा आंदोलन के 24 घंटे के भीतर ये भी हो गया। तीसरी मांग है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो। चौथी मांग यह है कि सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की जाए और जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि भले ही सोशल मीडिया पर बैन ने इस विद्रोह को भड़काने वाली चिंगारी के तौर पर काम किया, लेकिन इस क्रांति के पीछे लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ धधक रही गुस्से की ज्वाला थी। नेपाल के युवाओं में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि मंत्रियों और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसके खिलाफ नेपाली युवाओं के बीच कुछ दिनों से नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड कर रहा था। इस कैंपेन के तहत सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए जिसमें नेपाली नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में घूमते मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ वायरल वीडियोस इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो एक तरफ नेपाल में भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग सरकार में बैठे हैं, उनके बच्चे विदेशों में रहकर जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसलिए विद्रोह के दूसरे दिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से जब नारेबाजी की गई तो एक नारा काफी ट्रेंड हुआ। ये नारा था, हमारे टैक्स और तुम्हारी रईसी। इससे समझा जा सकता है कि नेपाल के युवाओं में नेता मंत्रियों के बच्चों के लाइफस्टाइल को लेकर किस कदर नाराजगी थी। इसके अलावा नेपाल में बीते 4 सालों में भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामले सामने आए, जिसने युवाओं में आक्रोश की आग को और ज्यादा भड़काने का काम किया।
2021 में 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला सामने आया। 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला सामने आया। 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला हुआ, जिससे युवाओं का गुस्सा हद पार कर गया। जुलाई 2024 में जब ओली फिर से पीएम के पद पर बैठे तो युवाओं में नई सरकार को लेकर उम्मीद जगी थी, लेकिन ओली सरकार के बाद भी करप्शन का ट्रेंड बढ़ता गया और नतीजा उनके तख्ता पलट की शक्ल में सामने आया। में तो ये लगता है कि स्वतः युवा विस्फोट हुआ है। उसके कई कारण हैं: बेरोजगारी, कुप्रशासन, कुशासन, आर्थिक मंदी, व्यापक भ्रष्टाचार। केपी ओली प्रचंड जैसे लीडर, वो उनका झुकाव चीन की तरफ था और चीन नेपाल की अंदरूनी राजनीति में भी काफी पारदर्शी तरीके से हस्तक्षेप करता आ रहा है। अब हम आपको नेपाल के संकट से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं और देखी हो। क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता में सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्रीय है, भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं ना कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। सवाल उठने लगे कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या फिर ब्राह्मण राज। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत के एक और पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता का संकट गहरा गया है। तो ये हमारे देश की सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से कितना गंभीर है, आपको मैप के जरिए भारत के आसपास के देशों में क्या हालात हैं वो दिखाते हैं। वो समझना जरूरी है। यहाँ आपको भारत नजर आ रहा है और इसकी जो तमाम पड़ोसी इस नक्शे पर आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर अभी हालात क्या है उसे समझिए। नेपाल से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि ताजा हालात यहीं पर बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसे हालात है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल नेपाल में है। म्यांमार की बात करें तो 2021 से ही यहाँ सिविल वॉर जैसे हालात है, गृह युद्ध जैसे हालात म्यांमार देख रहा है। श्रीलंका में क्या हुआ था वो तस्वीरें भी किसी से नहीं छुपी। गृह युद्ध के बाद यहाँ पर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा गहरा गया। बांग्लादेश की जो सियासी अस्थिरता है उसकी भी तस्वीरें हम सभी ने देखी, हमारा एक और पड़ोसी। और इसके बाद मालदीव की बात करें तो चीन के कर्ज का संकट इस पर लगातार बना हुआ है। नेपाल भारत और चीन के बीच में एक तटस्थ राष्ट्र है और अब जब भारत और चीन के संबंध पहले से थोड़े सुधरने लगे हैं, ऐसी परिस्थिति में नेपाल में इस तरह का माहौल बनना हमारे इस पूरे प्रभाग के लिए, दक्षिण एशिया के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।